हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आरो यारो सीरीज के लिए घटना चक्र अपना देख रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटी का तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग संविधान की अनुसूचियां और संविधान के जो भाग हैं, अनुच्छेद हैं, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमारे पास सूची 1 में क्या है, संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17 और संविधान का भाग 18। तो क्रम से 15 से लेकर के 18 तक जो भाग है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। सूची 2 में आपात उपबंध, राजभाषा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और निर्वाचन जो है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए संविधान का भाग 15, और जो संविधान का भाग 15 है ना वो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपको संविधान का भाग 15 पता है कि ये निर्वाचन से संबंधित है तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए का जो 4 है ना वो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है। ये देखिए क्या हो रहा है, तो जो ए का 4 दिया है वो देखिए केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। तो ये एक तरीका होता है, एलिमिनेशन मेथड इसको हम बोलते हैं, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए इसका क्या हो गया, संविधान का भाग 15 हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित, संविधान का जो भाग 16 है वो हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, संविधान का भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है, और संविधान का भाग 18 जो है वो आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक है, तो टोटल 22 भाग हैं। 22 भागों को आप क्रम से ऐसे याद कर लें। अभी हमने 4 जो है अभी देख लिया, इसके पहले हमने 1 से लेकर के जो 4 तक है पहले भी देखा था, तो ऐसे क्रम से आपको पता चल जाएगा। और अगर आप सच में एकदम इसको अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो हमने इसी चैनल पे पॉलिटी जो उसमें लूसेंट की है ना उसको कंप्लीट कराई, उसमें भाग भी पढ़ाया है, अनुच्छेद भी पढ़ाया है। आप वहाँ जा करके उसको देख करके अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देख लो भैया कब पूछा गया है, तो आरओ मेंस जो एग्जाम हुआ था 2013 में उसमें पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं हम, और ये भी 2 सूची दी हुई है, आपको सुमेल करना है। मैच द फॉलोइंग में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुल मिलाकर के, और लेकिन हाँ ये अनुसूचियों से संबंधित है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भाग से संबंधित था, लेकिन ये क्वेश्चन अनुसूचियों से संबंधित है। चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, सूची 1 में 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची देखो कैसे है, तीसरे में है 9वीं अनुसूची और चौथा है 10वीं अनुसूची। ठीक है, और सूची 2 में दिया हुआ है भाषाएं, दल परिवर्तन के आधार पर जो है निर्हता, संघ, राज तथा संवर्ती सूचियां और कुछ अधिनियमों को विधि मान्यकरण। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इसको मैच करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है, तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो संघ, राज्य तथा संवर्ती सूचियों का जो बंटवारा है उससे संबंधित है। ठीक है, फिर आप देखें 9वीं अनुसूची, नहीं पहले 10वीं अनुसूची देखेंगे, ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता की बात करता है। फिर क्या है हमारा, फिर 8वीं अनुसूची, और ये जो 8वीं अनुसूची है भैया ये भाषाओं से संबंधित है। बचा केवल एक 9वीं अनुसूची, और ये हो जाएगा कुछ अधिनियमों को विधि मान्यकरण। ठीक है, तो आप इसका अगर उत्तर जो है लगाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का 3, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2, यानी कि 3 1 4 2। तो चलिए देखते हैं कहाँ है 3 1 4 2। 3 1 4 2 देखिए ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 1 4 2। चलिए आपको संविधान की जो अनुसूचियां हैं ना उसके बारे में अच्छे से बता देते हैं, मतलब एक ही बार में पूरी अनुसूचियां आपको पता चल जाए। तो चलिए सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान जो स्थिति है वो भैया टोटल 12 अनुसूचियों की बात की जाती है। कितनी, तो टोटल 12 अनुसूचियां। स्टार्टिंग में आप देखेंगे ना तो केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियां थी, केवल 8 अनुसूचियां थी। समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या बढ़ी है। जैसे सबसे पहले जो अनुसूची जोड़ी गई वो है भैया हमारी 9वीं अनुसूची, और कब जोड़ी गई, तो एक संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन। ठीक है, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, नेहरू जी के टाइम पीरियड में हुआ था, उस टाइम पे ये जोड़ी गई थी। और ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 1951 में, और आपको बताया भी गया है यहाँ पे कि किससे संबंधित है, तो कुछ अधिनियमों को विधि मान्यकरण से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लीजिए, 9वीं अनुसूची हो गया। अब हमें पता होना चाहिए जो 10वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, तो भैया जिस 10वीं अनुसूची जो है
52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ी गई है 1985 में, ठीक है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये किससे संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित है। तो हमारी 11वीं अनुसूची है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, तो भैया ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है। इसी अनुसूची में आप देखेंगे कि जो पंचायतें हैं उनको 29 विषय सौंपे गए थे। ये 29 विषय वाला क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ठीक है। तो जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज जो व्यवस्था है उससे संबंधित है। इसके लिए भी संविधान संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1992। लागू कब हुआ है, 1993। तो कभी कभी ना क्वेश्चन, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसका उत्तर उन्होंने 1993 माना था और 1992 भी जो है उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा विवादित टाइप के रहते हैं, लेकिन फिर भी करना तो चाहिए ही। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लागू हुआ 1993 में। उसी के माध्यम से हमारे संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जिसको हम कहते हैं 11वीं अनुसूची, और ये किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसमें पंचायतों को टोटल 29 विषय दिए गए, ठीक है। अंतिम जो अनुसूची है जिसको हम कहते हैं 12वीं अनुसूची, और ये कब जोड़ी गई, तो ये जो 12th अनुसूची है भैया ये जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। और इसमें जो है ना जो मतलब कि नगर पंचायत वाला बात होती है, यानी कि जो शहरों में स्थानीय स्वशासन की बात होती है, यानी कि कुल मिला के नगर पंचायत की बात है, उससे संबंधित है। और आप देखेंगे कि इसमें जो नगर की पंचायत है उसको टोटल कितने विषय सौंपे गए थे, तो 18 विषय जो है वो प्रदान किए गए, ठीक है। तो ये 4 हो गई जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। स्टार्टिंग में हमने बताया टोटल 8 अनुसूचियां थी, आगे चल करके समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचियां जो है उनकी संख्या बढ़ी और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि जो हमारी पहली अनुसूची है वो क्या कहती है भैया। तो जो हमारा पहला मतलब जो हमारी पहली अनुसूची है वो कहता है भैया कि भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित प्रदेश, अर्थात जो आप देखते हैं ना कि भारत संघ में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके बारे में हमें किस अनुसूची से जानकारी मिलती है, तो वो है पहली अनुसूची, ठीक है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है, तो दूसरी जो अनुसूची है ना इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के जो मतलब कि मतलब वेतन वगैरह है ना, वेतन पेंशन इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं और वो पदाधिकारी कैसे हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष जो उपाध्यक्ष हैं वो हो गए, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ऐसे ऐसे करके जो भी लोग हैं उनके वेतन भत्तों की जो बात है वो आपको दूसरी अनुसूची में देखने को मिल जाएगी। जो हमारी तीसरी अनुसूची है भैया वो विभिन्न पदाधिकारियों के मतलब कि जो शपथ होता है ना उससे संबंधित है, ठीक है। तो पहले में हमने देखा संघ जो राज्य क्षेत्र है, यानी कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज की बात जो है वो पहली अनुसूची में है। दूसरी में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात है। तीसरी में भैया वेतन भत्ते ले रहे हो तो कुछ काम वाम करो, तो जो कसम खाई जा रही है यानी कि जो शपथ लिया जा रहा है वो हमारा तीसरी अनुसूची में है। जबकि जो हमारी चौथी अनुसूची है उसमें क्या है, तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसका विवरण दिया गया है। कुल मिलाकर के राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है ना उसके बारे में आपको चौथी अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। हमारी जो 5वीं अनुसूची है और जो छठी अनुसूची है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूल से भी मत भूलिएगा, स्पेशली जो छठी अनुसूची है। अभी उससे क्वेश्चन 2024 में जो प्री हुआ है ना यूपीआरओ का, उसमें पूछा गया है, अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो जो चौथी अनुसूची है उसमें हमने देखा कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है उसकी बात की गई है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो जनजाति है इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जबकि जो हमारी छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होना है उसके बारे में हमें प्रावधान मिल जाता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि जो हमारी छठी अनुसूची है उसमें कौन से राज्यों के बारे में बात की गई है। तो आप भैया इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है, एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो इसको आप याद रखें कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एटीएम का मतलब क्या हुआ कि जो छठी अनुसूची है उसमें असम की बात की गई है, असम के साथ जो है त्रिपुरा की बात की गई है, और त्रिपुरा के अलावा किसकी बात की गई है, तो आप देखें कि
मिजोरम की बात की गई है और मेघालय की बात की गई है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम आगे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। तो हमने देखा कि जो हमारी छठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में जानकारी हमें दी गई है। जो हमारी 7वीं अनुसूची है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे 7वीं अनुसूची से। तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो क्या कहता है, तो भैया इस अनुसूची में सरकार के द्वारा शुल्क और कर लगाने के जो प्राधिकार हैं उनका उल्लेख किया गया है। और इसी अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं, और वो 3 सूचियां कौन सी हैं? पहली तो है भैया संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। दूसरी है हमारी राज्य सूची, और तीसरी है हमारी समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये जो 3 सूचियों का उल्लेख है ये कहाँ पे किया गया है, तो हमारे संविधान के अनुसूची जो 7 है उसमें किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो संघ सूची है ना, उसमें आप देखिए कि वर्तमान में टोटल 100 विषय जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। पहले कितने थे, तो पहले थे 97 विषय, लेकिन वर्तमान में उसमें 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं, जैसे देश की प्रतिरक्षा से संबंधित मामले हुए, विदेशी मामले हुए, युद्ध और शांति से संबंधित मामले हो गए, रेल, डाक तथा मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, इस तरह से संबंधित जो मामले हैं वो किनके विषय हैं, तो ये संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, दूसरी जो सूची है 7वीं अनुसूची के मध्य, दूसरी सूची है राज्य सूची। इसमें आप देखें वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन पहले इसमें 66 विषय थे। ठीक है, पहले थे 66, वर्तमान में है 61। एक संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के माध्यम से इसके जो 5 विषय हैं इनको यहाँ से हटा करके कहाँ रख दिया गया है, तो समवर्ती सूची में रख दिया गया है। उसको हम लोग समवर्ती सूची में देख लेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए कि राज्य की जो सूची है, यानी कि राज्य सूची, उसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 61 विषय हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस को लेकर के क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो पुलिस है वो भैया राज्य सूची का विषय है। इसके साथ साथ जो खेती बाड़ी है, यानी कि जो एग्रीकल्चर है, साथ में राज्य के अंदर होने वाला जो व्यापार है, ये सब राज्य सूची के विषय है। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारा समवर्ती सूची। और हम जैसे केंद्र संघ सूची पे जो भी कानून मतलब बनाने का अधिकार होगा, संघ सूची में जो भी विषय हैं उस पे कानून कौन बनाएगा, केवल केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में जो विषय हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को होगा। लेकिन जो समवर्ती सूची है भैया, इसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होगा। और यदि दोनों में टकराव होता है कानून में, तो भैया जो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होगा। ठीक है, और वर्तमान में समवर्ती सूची में विषय कितने हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 52 विषय हो गए हैं। पहले कितने थे, पहले थे 47, और यह 47 से 52 कैसे हुए, तो अभी बताया ना कि एक संविधान संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से यहाँ से 5 विषय काट करके समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। ठीक, तो समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनके बारे में जान लीजिए। जैसे दीवानी और फौजदारी कानून है, विवाह और तलाक से संबंधित मामला है, जो एजुकेशन से संबंधित मामला है, आर्थिक नियोजन, और ये जो आर्थिक नियोजन है ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ में। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन जो है वो भी कहाँ पे आता है, समवर्ती सूची में। कानून प्रक्रिया, विवाह, तलाक, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सब कहाँ आता है, माप तौल भी इसी में आ जाता है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। फिर हम देखेंगे जो हमारी 8वीं अनुसूची है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 8वीं अनुसूची क्या कहती है भैया, तो ये जो हमारी 8वीं अनुसूची है ना, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि स्टार्टिंग में 22 भाषाएं नहीं थी, स्टार्टिंग में केवल 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, स्टार्टिंग में केवल 14 भाषाएं थी। आगे चल करके संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी जो भाषाएं हैं वो बढ़ करके आज वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो वर्तमान में हो गई हैं 22। ठीक है, आप देखिए कौन सी भाषा कब और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 14 भाषा तो पहले ही थी, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो सिंधी लैंग्वेज है ना, इसको 15वीं भाषा के रूप में मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा मिला है। ठीक है, आगे चल करके फिर और संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, तो 71वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1992 में। और इसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया, यानी कि 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो 15 3 18 हो गई। फिर आगे चल करके एक और संविधान संशोधन होता है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 92वां संविधान संशोधन, कब हुआ, 2003 में। और इसके माध्यम से BDMS को जोड़ा गया, अर्थात बोडो
डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, तो ये 4 जो है अंत में 2003 में जोड़ दी गई 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो अभी जो संख्या है वो कितनी हो गई है, तो 14, 8, 22 हो गई है। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा मिला है। बाकी हम 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं कैसे आई हैं वो स्टार्टिंग में ही बता दिए। ठीक है, तो ये अनुसूचियां हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको याद रखिएगा आप। ये देखिए मतलब कि कहाँ पहुँचा है हम लोग, दूसरा क्वेश्चन हो गया था ना, अब हम लोग ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। अभी हम आपको बता रहे थे ना कि आर्थिक नियोजन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी ऊपर बता के आ रहे हैं कि भैया ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। 2006 का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिए कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मतलब कि हमारा आर्थिक और सामाजिक योजना वाली बात है, इसी के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था। अब हालांकि योजना आयोग रह भी नहीं गया, अब इसका नेम चेंज होकर के नीति आयोग हो गया है, तो वो सारी बातें अलग हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन 2024 में जो प्रीलिम्स हुआ है, जिसके री एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। आर्टिकल से है, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर बताना है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 98 और अनुच्छेद 239। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, संसद का सचिवालय, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता और ग्राम पंचायतों का गठन। अब मे भी आपको जो है हो सकता है 98 ना पता हो, 239 ना पता हो, तो ये तो बाद की बातें हैं। ठीक है, हम सबसे पहले तो वही देखेंगे जो हर व्यक्ति को पता होता है, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। और इसको ना मतलब एकदम रट्टा मार के रखिए, अगर आपने अभी तक नहीं याद किया तो आप गलत कर रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, ये मत छोड़िए। तो सबसे पहले तो देखिए यही जो हमारा अनुच्छेद 26 है, तो आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि जो हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 है, यहाँ नहीं पढ़ाया हुआ है, वहाँ पढ़ाया हुआ है। जो हम पढ़ाते हैं ना वो NCERT की पॉलिटी, वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। हालांकि लूसेंट में भी पढ़ाया है, तो जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं वो लोग तो पढ़े ही हैं, कई बार पढ़े हैं। तो जो हमारा संविधान का भाग 3 है, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम मतलब कि मौलिक अधिकार की बात करते हैं, उसमें हमने देखा है कि आर्टिकल जो 25, 26, 27 है, ये हमें धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता जो है देता है। तो उसमें कई तरह की स्वतंत्रताएं हैं, कई बातें की गई हैं। तो ये तो समझ आ रहा है कि अनुच्छेद जो 26 है ना, वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की ही बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए अनुच्छेद 40, तो बच्चा बच्चा जानता है और PCS एग्जाम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब ऐसा कोई पेपर ही नहीं होता जिसमें वो अनुच्छेद 40 ना पूछे, घूम टहल के पूछ ही लेते हैं कहीं ना कहीं, चाहे मैच द फॉलोइंग में, चाहे डायरेक्ट, लेकिन पूछते जरूर है। एक ये क्वेश्चन, और एक मतलब उनका डेट वाला क्वेश्चन है 16 सितंबर, जो ओजोन डे मनाया जाता है, वो बहुत पूछा जाता है, पता नहीं कैसे इस बार मगर नहीं पूछा गया। चलिए देखेंगे अनुच्छेद 40, तो ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इन्हीं दोनों को मैच कर लेते हैं, क्या पता इन्हीं से सॉल्व हो जाए, नहीं होगा तो आगे देखेंगे। तो ए का देखिए क्या हो जाएगा, 3, ए का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एग्जाम ने ना दिमाग लगाया है कि ना इससे तो ना हो पाएगा। अनुच्छेद 40 देख लीजिए, बी का 4 देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपको और भी जानना होगा। देखिए अनुच्छेद 239 जो है ना, ये संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो डी का हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, डी का 1 यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बचा कौन सा है, अनुच्छेद 98, और ये संसद के सचिवालय से संबंधित है। ये वाला आर्टिकल पूछ लिए, ये थोड़ा ऑड है, बाकी सारे आर्टिकल्स तो ठीक है, फेमस है, पूछते रहते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए, हालांकि इसमें देखना क्या है, हम ऊपर देख के आ ही रहे हैं। अनुच्छेद 98, ये अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवीय कर्मकारियों का प्रावधान किया गया है। बाकी सारे तो हम ऊपर देख के ही आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको ना PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके खुद भी पढ़ लीजिएगा। खुद से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होना है। फिर से देखिए ये क्वेश्चन भी 2024 में जो प्री हुआ है उसमें पूछा गया है। प्री, ये आरओ वाला प्री, जो हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आपको दिखाया है ना कि जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम हुआ रहता है, उसके बाद जब फिर से उसका री एग्जाम होता है ना, तो कई बार सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं।
तो 2016 में हुआ था, उसके कई सारे क्वेश्चंस री एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इस वजह से मैंने आज जो इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी सम्मिलित किए हैं। तो हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी अनुच्छेद और प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस देखें, अनुच्छेद 124 और इसमें कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना, तो क्या ये हमारे अनुच्छेद 124 में दिया है? मुझे तो नहीं लगता। फिर कह रहे हैं अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। तीसरा है अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। चौथा है अनुच्छेद 136 यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला ही गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ देख लीजिए क्यों गलत है। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल 129 है ना, यानी कि अनुच्छेद 129, ये क्या कहता है? कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना है। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये हमारे अनुच्छेद 129 में है, जबकि वहाँ 124 में बताया गया है। आगे देखें, अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और कार्यवाहियों को आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा और उनका प्रामाणिक मूल्य होगा, और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी होगी। अनुच्छेद 124 जो है ना, वो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 124 है ये जब हमारा हाईकोर्ट क्यों होगा जी, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला आर्टिकल यही है, आर्टिकल 124, और वो कहता है कि भैया भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका गठन और स्थापना जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, और ये सारी बातें तो एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे से मैच ही हैं, तो इसमें क्या देखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और भैया मेन बात, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रेगुलर वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में, यानी जो 6th शेड्यूल है ना, उसकी बात हो रही है, किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अभी ऊपर हम आपको एकदम डिटेल में अनुसूचियां पढ़ा के आ रहे हैं। ऑप्शंस देखें, पहला है असम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम। कहीं भी हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश की बात की थी? नहीं ना। कह रहे हैं असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। तो मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, नागालैंड की बात तो नहीं थी। फिर असम, नागालैंड, नागालैंड की बात नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, भैया यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो 4 राज्य हैं इनकी बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ट्रिक आप याद रखें कि एटीएम में मनी नहीं है। मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है, वरना पता चला कि यहाँ जो मिजोरम है उसके या मेघालय के अलावा यहाँ मणिपुर कर दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिया है हमने। अब देखेंगे कि जो घटना चक्र की बुक है ना, उसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं, तो मैंने नोट्स भी यहाँ शामिल किए हैं। आज जो नोट्स हैं उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि जो इसके पहले भी जो टॉपिक्स पढ़ाए ना उसके भी नोट्स नहीं देखे थे हम, तो आज उन्हीं टॉपिक्स के नोट्स देखेंगे, फिर आगे चल करके इन सारे टॉपिक्स के नोट्स भी देखते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला जो नोट्स है वो भारत के संवैधानिक विकास से है, और इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो विधान परिषद की अनुमति के बिना जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कौन से अधिनियम से प्राप्त हुई है? तो मतलब 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उससे। ठीक है, दूसरा है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पे बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। अर्थात जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसके तहत जो मतलब कि भारतीय सदस्य थे वो लोग बजट पे बस चर्चा कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, और ये 1909 जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। कह रहे हैं कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था है वो की गई थी। और ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या है, ये हमने जब क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो देखा था। तो लगातार डेली मतलब ये क्लासेस देखिए, डेली क्लासेस मिल भी रही हैं आपको, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। आगे देखिए, फिर 1919 में सरकार जो है और एक जो और अधिनियम आया जिसे हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये जो क्या बोलते थे
पृथक निर्वाचन वाली व्यवस्था है ना, इसको बढ़ा दिया गया और किसके किसके मध्य चल गई, तो सिखों को भी मिल गया, यूरोपियों को भी मिल गया, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, मतलब सबको दे दो भैया। आगे चल करके 1932 में जो मैकडोनल्ड अवार्ड आता है ना, उसमें तो मतलब हिंदुओं में भी, अभी तक तो केवल धर्म के आधार पर बांट रहे थे ना, अब धर्म के आधार पर नहीं, धर्म में भी जाति के आधार पर बांटना स्टार्ट कर दिए। जो मतलब कि निम्न वर्ग के लोग थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें दलित कहा जाता था, ठीक है, तो जो दलित लोग थे ना, उनके साथ मतलब उनको भी जो पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था है उसमें सम्मिलित कर लिया गया था, ठीक है। यानी कि अभी स्टार्टिंग में 1909 में केवल हिंदू मुस्लिम में भेद किया, 1919 में इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब में भेद किया, 1932 तक आते आते इनकी जो मतलब कि होता है ना कि इनका जो साहस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इन्होंने हिंदू धर्म में भी बंटवारा शुरू कर दिया और जो दलित वर्ग के लोग थे उनको भी पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था है उसमें सम्मिलित कर लिया। हालांकि फिर ये लागू नहीं हो पाया, गांधी जी जो है वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, फिर गांधी और अम्बेडकर जी के मध्य जो है समझौता होता है और उस समझौते के तहत ये जो दलितों को भी मिल गया था पृथक निर्वाचन, उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आगे देखेंगे, ये जो 1919 का अधिनियम है ना, इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। कोई पूछे भैया केंद्र में कब की गई थी, तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें के द्वारा की गई थी। लेकिन राज्यों में कब की गई थी ड्वेल जो गवर्नमेंट है उसकी स्थापना, तो 1919 के अधिनियम में की गई थी। अगला पॉइंट देखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध जो शासन है उसकी व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 1919 में जो मतलब कि प्रांत या राज्य में द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको 1935 में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन जो है वो लागू कर दिया गया। आगे देखें, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। अभी आपको हमने देखा ना, जो मतलब की सूचियां पढ़ी हमने, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक और सूची होती है जिसे हम लोग अवशिष्ट सूची कहते हैं, उसमें जो विषय सम्मिलित होते हैं भैया उस पे भी कानून बनाने का जो काम होता है वो केंद्र का होता है। तो ये यहीं से प्रेरित है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें नहीं, हाँ यही है, उसमें जो है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। वर्तमान में किसको मिली हैं, तो वर्तमान में जब भारत देश आज़ाद हुआ है तो केंद्र को वो शक्तियां मिल गई हैं। आगे देखिए, भारत में जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया है। 1 अक्टूबर 1937 की भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था उसी के तहत 1 अक्टूबर 1937 को जो भारत है उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, और हाँ इसके जो प्रमुख थे ना मतलब कि न्यायाधीश, उनका नाम भी याद रखिएगा, सर मॉरिस ग्वेर, इसको याद रखिएगा क्योंकि हम लोग ना वो जो मतलब इम्पे थे ना, एलिजा इम्पे, उनको याद रखते हैं लेकिन इनको याद नहीं रखते, तो इनको भी याद रखिएगा कि भारत में जो संघीय न्यायालय है जिसकी स्थापना 1937 में 1935 के अधिनियम के माध्यम से हुई थी, उसमें जो फेड मतलब कि थे सुप्रीम कोर्ट के क्या बोलते हैं न्यायाधीश यानी कि जज, वो कौन थे, सर मॉरिस ग्वेर थे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि 1935 के प्रावधानों के माध्यम से ही 1937 में भारत देश से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कहना है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अब ये जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इन सबको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए खूब पूछता है, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है इससे प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ये डेट क्रोनोलॉजी में पूछी गई है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में, तो याद रखिएगा भैया कि संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो मतलब कि लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव उससे स्टार्ट हुई, जिसको आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव ही है जहां से जो है प्रेरित है हमारी प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। ये देखिए आगे बता भी रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो तैयार होता है।
1946 में संपन्न संविधान सभा का जो प्रारंभिक चुनाव है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब भारत और बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ था, बंगाल दैट मीन्स जो ईस्ट पाकिस्तान है उसका जब बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित होकर के आए थे कौन? हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी जयंती कल मनाई गई। उनके बारे में मैंने एक छोटू सा वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उनको देख करके उनसे कुछ जान सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। आगे देखिए कि बाद में जब ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो फिर क्या हुआ, बाबा जी कहाँ गए? भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर के भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ठीक है, तो होता है ना कि एक हाथ आया भी था तो क्या हुआ कि छिन गया, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से परिश्रम किया और दूसरी बार दूसरी जगह से चुन करके संविधान सभा में सम्मिलित हुए। आगे देखिए, पूना सीट के लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्याग पत्र देकर के रिक्त किया था अपनी सीट को। अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है और झंडा समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात भी आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे चल करके एक तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया था संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा 23 जून 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आप देखेंगे लक्ष्मीकांत में दरअसल इतना ही दिया हुआ है कि जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति थी उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, और जो हमारा अगला पॉइंट है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसमें कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुई थी। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में UPPCS में पूछा गया है, मतलब ऐसे ही स्टेटमेंट में दिया है, कहीं क्वेश्चन दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे। आगे देखिए, 11वें अधिवेशन में अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो वही है ना जो हमारे प्रस्तावना में आपको डेट अंकित मिलती है 26 नवंबर 1949 को, आज अपनी संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो वो यही 11वें अधिवेशन की जो अंतिम तिथि है उसको जो है ये वर्णित कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है क्रोनोलॉजी में 2023 में। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो में बताए गए पॉइंट समझ आए होंगे। वीडियो समझ आई है, वीडियो के पॉइंट समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री कौन सा हिस्ट्री? NCERT हिस्ट्री क्लास 6 से 8 तक उसको कवर करना चाहते हैं तो हमने MCQ के फॉर्म में उसको कंप्लीट कराया है, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लूसेंट की पॉलिटी, लूसेंट की ज्योग्राफी, लूसेंट की हिस्ट्री, ये भी हमने कंप्लीट कराई है। एकदम नहीं कंप्लीट है लेकिन हाँ काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, आप चैनल पे विजिट करें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।